फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। मित्रों, कालीबंगा सभ्यता जो है हमारी राजस्थान की सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है कालीबंगा। और कालीबंगा सभ्यता के बारे में विस्तार से आज मैं आपको बताऊंगी। मित्रों, कालीबंगा सभ्यता के बारे में विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और मेरे साथ अंत तक बने रहें। मित्रों, आज कालीबंगा सभ्यता को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे एक कहानी के माध्यम से। तो मित्रों, पहले हम जानते हैं एक छोटी सी कहानी जो कालीबंगा सभ्यता से ही जुड़ी हुई है। कालीबंगा सभ्यता जो हमें इस कहानी के माध्यम से देखते ही देखते याद हो जाएगी। तो मित्रों, सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। मित्रों, कालीबंगा जो सभ्यता है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और हम सभी जानते हैं कि कालीबंगा सभ्यता की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की। किसने की? अमलानंद घोष। मित्रों, अमलानंद घोष, घोष यानी कि घोष से हमें याद रखना है गोश्त, इंग्लिश का गोश्त शब्द जिसका अर्थ होता है भूत। तो यहाँ से शब्द हमने निकाला, अमलानंद घोष से हमने शब्द निकाला भूत। तो मित्रों, कालीबंगा में भूत कैसे आया? तो इसकी पीछे मित्रों एक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। कि एक बार की बात है कि 1961 में बीबी लाल जो थे, इन्होंने कालीबंगा का उत्खनन किया, यानी कि कालीबंगा में गए। तो ये बीबी लाल कैसे हो गई? तो अमलानंद घोष जो थे वो कालीबंगा गए और वहाँ से ये लेके आए काली चूड़ियाँ अपनी बीवी को बनाने के लिए। लेकिन काली चूड़ियाँ देखकर जो इनकी बीवी थी वो गुस्से में लाल पीली हो गई और इतना गुस्सा आया इनकी बीवी को कि उसने इनको एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ यानी कि हम बात करते कालीबंगा में बीबी लाल और बी के थापर, इन दोनों ने मिलकर मित्रों कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था। तो यहाँ से एक शब्द हमने ले लिया थापड़, और इनकी जो बीबी थी उसने गुस्से में लाल होकर और बी के यानी कि थापड़ से बीबी लाल को थापड़ जड़ दिया। अब ये इतनी लाल पीली हो गई कि इसने ये जो अपने पति था उसको घर से निकाल दिया। अब पति मित्रों यहाँ वहाँ भटकता फिरा, यहाँ वहाँ चला गया और फिर मित्रों फिर ये चला गया घर से बाहर। गुस्से में बीवी ने बाहर निकाल दिया। तो मित्रों गुस्से में बाहर जाकर ये बहुत घबरा गया। तो फिर कहा कि अपनी बीवी से ये कहता है कि तुम मुझे घर में आने दो। तो बीवी कहती है कि मैं तुम्हें घर में नहीं आने दूंगी, पहले खेत में जाओ और हल जोतो। तो हल जोतने के लिए बीवी कहती है इसको। तो मित्रों ये जो इसका पति है, गुस्से में लाल पीली बीबी जो थी उससे घबराकर हल जोतने के लिए खेत में चला जाता है। खेत में जाकर बेचारा काम करता है मित्रों सुबह से लेकर शाम तक। और शाम को जब ये घर आता है तो अपनी बीवी से कहता है कि मैं अब घर आ गया हूँ, अब तो तुम गुस्सा छोड़ दो, पूरा का पूरा दिन निकल गया। तो इसकी बीवी मित्रों फिर भी नहीं मानती। उसे इतना गुस्सा आता है कि तू मेरे लिए काली चूड़ियाँ लेकर आया तो निकल जा घर से बाहर और पानी पी, और बाहर खुद ही कुआं खोदकर पानी पी। तो ये इतनी क्रूर थी इसकी पत्नी, इसने फिर से घर से बाहर निकाल दिया और अपने पति को कहा कि खुद कुआं खोद और पानी पी। तो मित्रों इसके बाद ये बेचारा कुआं खोदता है और जाकर पानी पीता है। फिर भी इसकी जो पत्नी होती है इसमें घर में नहीं घुसने देती और कहती है कि बाहर जाओ और कच्ची ईंटें जो पड़ी है यहाँ घर के सामने, कच्ची ईंटें, इनसे क्या करो तुम अपना मकान बना लो और वहाँ रहो। तो ये व्यक्ति क्या करता है कि ये मकान भी बना लेता है कच्ची ईंटों से और वहाँ जाकर रहने लगता है। तो मित्रों इतने पर भी ये जो इसकी पत्नी है इसका गुस्सा कम नहीं होता। ये गुस्से में आकर क्या करती है कि अपने पति को मार देती है मित्रों, उसका मर्डर कर देती है। और मारकर मित्रों फिर क्या करती है, मारकर क्या गुस्से में अपनी रात के 12 बजे का मित्रों टाइम होता है, ये अपने पति को क्या करती है, पति की जो लाश होती है उसकी जो डेड बॉडी होती है उसको जंगल में छोड़ आती है। अब मित्रों रात को 12 बजे का टाइम, ये जो इसकी पत्नी थी गुस्से में लाल पीली होकर जब घर वापस आती है और जब बड़े आराम से गेट बंद करके सो जाती है तो मित्रों वहाँ से गेट खड़खड़ाने की आवाज़ आती है।
तो इसको ये शक होता है कि वो तो वापस आ गया भूत बनकर। ये घबराती है, हनुमान चालीसा भी पढ़ती है मित्रों, सब कुछ करती है। फिर क्या करती है, ये सुबह उठकर जाकर देखती है कि वहाँ जो इसके पति की जो लाश है, इसको ये जंगल के जो जानवर थे वो खा गए थे और थोड़ी बहुत ही उसकी जो डेड बॉडी थी वो बची थी। अब वो बची थी, उसको ये क्या करती है मित्रों, ये उसको ज़मीन में दबा जाती है। ज़मीन में दबाकर सोच लेती है कि अब तो चलो इसका किस्सा ख़त्म हो गया, अब ये वापस नहीं आएगा। दूसरे दिन मित्रों वही रात के 12 बजते हैं और वही इसके दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आती है। मित्रों ये फिर से डर जाती है, ये इसकी बीवी, और अब ये क्या करती है कि अब तो मैं इसका किस्सा पूरी तरह ख़त्म कर ही दूंगी और अब ये आ ही नहीं सकेगा वापस। तो ये क्या करती है मित्रों, ये अपने पति की जो डेड बॉडी होती है उसको वहाँ से खड्डे से निकाल कर, ज़मीन में जो इसने दबाई थी खड्डे से निकाल कर उसको जला देती है। अंतिम मतलब हम जिसको दाह संस्कार करते हैं उसका दाह संस्कार कर देती है। तो मित्रों इतनी क्रूर ये महिला थी और इतनी मित्रों बिल्कुल इसमें अपने पति के प्रति दया भाव नहीं था। एक काली चूड़ियाँ लाने की वजह से इसने अपने पति को मार डाला। तो ये जब जो बातें थी सारी, ये जो घटनाक्रम था, ये देख रहे थे कौन, ऊपर से भगवान। तो अब भगवान को भी मित्रों गुस्सा आया कि ये इतनी क्रूर महिला है तो मैं इसको दंड दूंगा। और वो दंड देने के लिए कहाँ आते हैं, वो आते हैं कालीबंगा में। कालीबंगा में जब इस महिला को दंड देने के लिए आते हैं तो मित्रों भगवान क्या होते हैं, वो सोई होती है और रात का वही 12 बजे का टाइम होता है और उसके सामने आकर प्रकट होकर बोलते हैं कि मैं तुझे दंड देने आया हूँ, बोल तूने ऐसा क्यों किया। तो वो घबरा जाती है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर मित्रों बैठ जाती है। हाथ जोड़कर बैठ जाती है कि हे भगवान की मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपने पति को मार डाला, तो मैं अब इसका पश्चाताप करना चाहती हूँ। तो भगवान कहते हुए तुम पश्चाताप कैसे करोगी, बोलो कैसे पश्चाताप करोगी, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ सुधरने का, तुम पश्चाताप कैसे करोगी। तो वो कहती है कि मेरे पास कुछ, मेरे पति जो थे वो व्यापार करते थे और किससे करते थे मित्रों, दूसरे देशों से व्यापार करते थे और दूसरे देशों से व्यापार करते थे। तो उनकी कुछ वहाँ से बेलनाकार कुछ मोहरें लाई हुई पड़ी हैं। मैं इन बेलनाकार मोहरों से उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या करवाऊंगी, यज्ञ करवाऊंगी, हवन करवाऊंगी, अग्नि कुंड में आहुति दिलवाऊंगी। तो भगवान कहते हैं अच्छा भाई तुम ये काम करो तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं तुम्हें एक पश्चाताप करने का मौका देता हूँ। तो इस तरह क्या होता है कि मित्रों वो हवन कराती है उन मोहरों से। इसके साथ साथ मित्रों वो कहते हैं कि अब भगवान कहते हैं कि अब और तुम क्या करोगी पश्चाताप करने के लिए, अपने पति की आत्मा की शांति के लिए। तो वो कहती है कि मैं उनकी मतलब मूर्ति बनाऊंगी और मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करूंगी। मित्रों इस तरह क्या होता है कि हम कालीबंगा सभ्यता को इस स्टोरी में मित्रों कालीबंगा से मिले जो अवशेष है और कालीबंगा से जो खोज किसने की कालीबंगा की, और कालीबंगा में मित्रों जो हमें स्रोत मिलते हैं इस सभ्यता को जानने के, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के, वो सभी मित्रों इस कहानी में उनका समावेश हो गया। तो मित्रों अब मैं आपको समझाती हूँ इस कहानी के अंदर जो हमने क्या क्या फैक्ट जो है वो कालीबंगा सभ्यता के इंक्लूड किए। तो मित्रों जानते हैं कि कालीबंगा सभ्यता, मैंने आपको शुरू में बताया कि अमलानंद घोष से हमने शब्द निकाला था घोस्ट। तो मित्रों कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो 1953 में अमलानंद घोष द्वारा की जाती है। अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की जाती है और मित्रों इसका जो उत्खनन है वो बी लाल और बी के थापर द्वारा किया जाता है। बी लाल और बी के थापर द्वारा किया जाता है, जिसको हमने कहानी के माध्यम से मित्रों समझा। बी के थापर और बी लाल द्वारा इसका उत्खनन किया जाता कालीबंगा सभ्यता का 1961 में। इसके बाद मित्रों हम जानते हैं कि इसमें हमें अवशेष मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता में हमें अवशेष मिलते हैं मित्रों दीनहीन बस्ती यानी कि कच्ची ईंटों के प्रयोग के जो हमें अवशेष मिलते हैं। जैसे वो अपने पति को कहती है कि कच्ची ईंटें पड़ी है और तुम इनका मकान बना लो, तो
सीधी सी बात है कि हमें कच्ची ईंटों के प्रयोग के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से मिलते हैं। यहाँ के जो मकान थे कालीबंगा में, मकानों के जो अवशेष मिले हैं वो कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। इसलिए मित्रों जो यहाँ के इतिहासकार हैं वो इन्होंने कालीबंगा को दीनहीन बस्ती की संज्ञा दी है। मित्रों अब जानते हैं कि कालीबंगा के अंदर हमें कच्ची ईंटों के साथ साथ मित्रों एक मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो शवाधान किया जाता था वो शवाधान मित्रों 3 प्रकार से किया जाता। कालीबंगा में 3 प्रकार के शवाधानों के हमें अवशेष मिले हैं। तो ये 3 प्रकार की कौन से शवाधान मित्रों? तीनों प्रकार मैंने आपको कहानी में बताए कि पहला समाधिकरण था मित्रों। समाधिकरण यानी कि मिट्टी में किसी को दबा देना, मृत्यु के बाद उसकी जो डेड बॉडी होती है उसको मिट्टी में दबा देना। आंशिक समाधिकरण मित्रों डेड बॉडी को खुला छोड़ देगा जीव जंतुओं के खाने के लिए। और तीसरा जो शवाधान था जिसको हम दाह संस्कार कहते हैं, जो हमारी हिंदू संस्कृति में अभी भी प्रचलित है, ये दाह संस्कार, जिसमें अग्नि में मित्रों डेड बॉडी को डेड बॉडी को जलाकर उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो ये तीनों प्रकार के जो शवाधान हैं इनके जो प्रमाण हैं वो हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। तीसरी मैंने बात की मित्रों की मोहरों की। तो बेलनाकार जो मोहरें जो बेलनाकार है मित्रों वो हमें मिली है कालीबंगा से। बेलनाकार मोहरें हैं मित्रों, और ये जो बेलनाकार मोहरें हैं मित्रों वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्रचलित थी। तो मित्रों ये पता चलता है कि कालीबंगा की सभ्यता के जो लोग थे उनका व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया से इनका संबंध था। इस बात का पता चलता है हमें बेलनाकार मोहरें जो हमें कालीबंगा से मिलती हैं। इसके साथ साथ मित्रों मैंने आपको बताया यज्ञ और हवन के बारे में। तो यज्ञ और हवन कुंड के जो साक्ष्य हैं वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं मित्रों। यहाँ से वो जो मोहरें मिली हैं वो सेल खेड़ी की है, ना तो ये कच्ची मिट्टी की है ना पक्की मिट्टी की है। ये कौन सी मिट्टी की है? सेल खेड़ी की जो मोहरें हैं वो कालीबंगा से या सारी सिंधु घाटी सभ्यता से हमें सेल खेड़ी की मोहरें प्राप्त होती है मित्रों। सेल खेड़ी यानी कि चीनी मिट्टी। मित्रों घरों में हम देखते हैं कि अचार डालने के लिए हम जिन मृद भांडों का प्रयोग करते हैं वो किसके बने होते हैं? वो चीनी मिट्टी के बने होते हैं। तो ये चीनी मिट्टी की जो मोहरें हैं हमें यहाँ से प्राप्त होती है, यानी कि सेल खेड़ी की मोहरें प्राप्त होती है मित्रों। इनको स्टेटाइट भी कहता है, स्टेटाइट भी इनको कहा जाता है। तो ये भी इसका एक नाम है किसका? सेल खेड़ी का मित्रों। इसके साथ साथ मित्रों अब बेलनाकार मोहरों के साथ साथ मित्रों ईंट से निर्मित चबूतरे भी हमें मिलते हैं। और कालीबंगा से हमें मित्रों फर्श पर अलंकृत ईंटों का जो है हमें अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिलता है। यानी कि जो पत्नी थी मित्रों इसने अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए मित्रों अलंकृत फर्श का निर्माण करवाया, और फर्श में मित्रों इसने अलंकृत ईंटें लगवाई, यानी कि जिन पर चित्र वगैरह बने हुए ऐसी अलंकृत ईंटों के प्रमाण जो है हमें कालीबंगा से मिलते हैं मित्रों। बात करें जुते हुए खेत, जो पहले मैंने बताया आपको, इसके साथ साथ मित्रों ऊंट की अस्थियां, एकमात्र जो ऊंट की अस्थियां है वो हमें कालीबंगा से मिलती है मित्रों। एक साथ 2 फसलों के बोने का जो प्रमाण है वो भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है मित्रों। कालीबंगा से हमें मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिलती, ये एक बहुत ही विशेष फैक्ट है मित्रों। कालीबंगा का नाम कालीबंगा इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ से काली जो चूड़ियाँ है, काले रंग की चूड़ियाँ मित्रों, जो कहानी में शुरू का ही फैक्ट है मित्रों कि वो अपनी पत्नी के लिए काली चूड़ियाँ लेकर आया। तो काली जो चूड़ियाँ हैं वो यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुई, इसलिए मित्रों इस स्थान का नाम कालीबंगा रखा गया। क्योंकि काली और सिंधी में मित्रों चूड़ियों को क्या कहा जाता है? बंगा। तो कालीबंगा इस क्षेत्र का नाम रखा गया मित्रों। कालीबंगा और लोथल दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से हमें खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। अब खोपड़ी की शल्य चिकित्सा किसकी की गई? तो कहानी से अगर हम इस फैक्ट को जोड़ना चाहें तो शल्य चिकित्सा की गई उसके पति की, क्योंकि उसके पति का बेचारे का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो सारे दिन अपने पत्नी की जो डांट था वो सुनता रहता था। इसलिए मित्रों फिर उसकी खोपड़ी खराब हो गई और उसकी फिर शल्य चिकित्सा करनी पड़ी, और जिसके कारण उसकी
डेथ हो गई और उसकी पत्नी ने मित्रों उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसके बाद मित्रों कालीबंगा से हम कहें तो कालीबंगा से हमें कब्रिस्तान के अवशेष भी मिलते हैं। कालीबंगा से हमें कब्रिस्तान के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो मित्रों कालीबंगा के बारे में इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।